सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक आरोह का पाठ नंबर 3 आपकी पुस्तक आरोह का पाठ नंबर 3 कविता के बहाने लेकर आपके सामने हूँ। छात्रों, आज हम कविता के बहाने पाठ का पठन करेंगे। उसके लिए आपको अपनी आरोह की पुस्तक और पेज नंबर 17 निकाल लीजिए और साथ में पेंसिल। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आज हम जो इसमें छात्रों 2 कविताएं हैं, एक है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। ये 2 कविताएं हैं, बात सीधी थी पर ये हमारी कट चुकी है पोएम। क्लियर? आज हम जो पठन करेंगे वो कविता के बहाने पाठ का पठन करेंगे। ठीक है बेटा? अब इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें कवि ने कविता के बारे में बताया है कि एक कविता क्या चिड़ियों की उड़ान से ज्यादा ऊंची है या बच्चों की कल्पनाओं से ज्यादा ऊंची है। इसमें बच्चों के, चिड़ियों के उदाहरण के द्वारा कविता को दर्शाने का इसमें काम किया है कवि ने। इसमें आपके तीन पद्यांश हैं जिसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और सुनने के बाद मैं शब्दों के अर्थ बताऊंगी, उनको बुक में आपको रेखांकित करके शब्दों के अर्थ लिखने हैं। क्लियर छात्रों? उसके बाद आपको जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपको पहले शब्दों के अर्थ प्रसंग लिखने हैं, फिर व्याख्या लिखनी है और उसके बाद हम विशेष लिखते हैं। प्रसंग में आपको सिर्फ इतना लिखना होता है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी आरोह की पुस्तक पाठ 3 कविता बात सीधी थी कविता के बहाने से ली गई है। इसमें कवि कुंवर नारायण जी हैं। इसमें उन्होंने कविता के बारे में बताया है कि कविता क्या है। ठीक है छात्रों? ये आपको लिखना है प्रसंग में, उसके बाद व्याख्या जो मैं आपको बताऊंगी और लास्ट में विशेष जरूर लिखना होता है। विशेष में आपको क्या लिखना होता है कि जो उस पद्यांश में आपने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में लिखना है, उसकी भाषा लिखनी है। भाषा कौन सी है, तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, या मुहावरों का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल है या सहज है, या पात्रों के अनुरूप है, ये सब आपको विशेष में लिखनी होती है छात्रों। अब हम पेज नंबर 17 और पोएम कविता के बहाने आप पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? सबसे पहला सलाह देखिए। कविता 1, ध्यान से सुनना है। इसमें कवि क्या कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। माने मीन्स मायने में या अर्थ में। इसमें बताया गया है छात्रों, इस जो आपने अभी सुना, इसमें कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है। कविता को एक उड़ान से माना है कवि ने। वह किसी चिड़िया की उड़ान के बहाने व्यक्त तो हो सकती है, लेकिन कविता में जो निहित भाव है, वो उड़ान में जो गुण है, जो व्यापकता है, वो विद्यमान है। वह भला चिड़िया की सीमित उड़ान में, सीमित क्या होता
कविता है वो अनलिमिटेड है, वो कल्पनाओं में कहीं तक भी जा सकती है। समझे छात्रों? सीमित उड़ान में कैसे संभव हो सकती है? चिड़िया तो घर से, जैसे इसने बताया है, बाहर भीतर, इस घर उस घर, चिड़िया तो या तो बाहर जा सकती है या अंदर जा सकती है या एक घर से दूसरे घर तक जा सकती है, लेकिन इसके विपरीत छात्रों जो कवि की कल्पना है वो एक लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है। वो घर के भीतर, घर के बाहर, बाहर अंदर, वो कहीं भी जा सकती है। उसकी उड़ान की सीमा बंधी होती है। जैसे कहा है कि चिड़िया की उड़ान तो लिमिट है, वो एक दायरे में बंधी हुई है, लेकिन कवि के मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं छात्रों, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड है, असीमित है। भावों के पंख तो, जो भावों के पंख हैं, वो असीम दूरी और अनंत चौड़ाई और ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। कविता के द्वारा पंख लगाकर उड़ने का अर्थ किसी की सीमा में नहीं बंधना है छात्रों। भला एक चिड़िया क्या जाने कि कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता है। इसमें कवि क्या बताता है कि वो चिड़िया नहीं जानती कि जो कवि ने कविता रची है उसकी उड़ान कहाँ तक है छात्रों। क्लियर? ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था। अब दूसरा देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब इसमें जो दूसरा पद्यांश दिया गया है, इसमें कवि ने क्या कहा है? अब कविता की तुलना वो फूलों से करता है, फूलों के खिलने से करता है, फूलों के मुरझाने से करता है छात्रों। कविता एक खिलना है। कविता को क्या बोला गया है? वो किस प्रकार खिलती है? फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि फूल क्या जानते हैं कि कविता किस प्रकार खिलती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने मीन्स अर्थ, फूल क्या जाने। इनमें कविता में, इस कविता में छात्रों कवि फिर क्या कहना चाहता है वो आपको सुनना है। पहले जो पद्यांश बताया है कवि ने, वो चिड़ियों के माध्यम से बताया है कि चिड़ियों की उड़ान कितनी ऊंची है और लिमिट में है, अनलिमिटेड नहीं है। जो कविता है, कविता के भाव जो है, जो कवि के मन में है, वो अनलिमिटेड है, असीमित है, उनकी कोई सीमा नहीं है छात्रों। और जो दूसरा पद्यांश है, इसमें कवि क्या कहते हैं कि जो फूल हैं उनकी जो सुगंध है वो थोड़ी देर तक रहती है, उसके बाद फूल मुरझा कर गिर जाते हैं और सुगंध भी उनकी खत्म हो जाती है। लेकिन इस कवि की जो कविता की उड़ान है वो इन फूलों से कहीं अधिक है। इसमें यही बताया गया है दूसरे पद्यांश में छात्रों। देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता के बारे में फूल कुछ नहीं कह सकता। अब देखिए, कवि कहता है कि कविता में सुंदर फूलों के खिलने का वर्णन हो सकता है, कविता में सुंदर फूलों के खिलने का वर्णन हो सकता है, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता का उल्लेख हो सकता है, पर वास्तव में कविता की सुंदरता को फूलों का खिलना नहीं समझा जा सकता। फूल खिलते हैं, कुछ देर महकते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, वे सूख कर मिट जाते हैं, पर कविता के जो मधुर भाव हैं वो कभी नहीं मुरझाते। कविता के फूल मुरझा सकते हैं, जो कविता के मधुर भाव हैं वो छात्रों नहीं मुरझाते। वे मधुर भाव तो बाहर भीतर, घर में उस घर में, सब जगह है, सब हर जगह पर विद्यमान है। इस सब के हृदय में जीने की चाह होती है छात्रों। फूलों की महक
की तुलना किसी भी प्रकार कविता से नहीं की जा सकती। छात्रों क्लियर? जो कविता की तुलना है इसमें कवि क्या कहते हैं, वो किसी फूलों से या किसी महक से इस कविता की तुलना नहीं हो सकती। अब जो हमारा तीसरा गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक सुना है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा की जाने। इसमें बताया गया है तीसरे पद्यांश में कि जो कविता है, अब तीसरे में क्या गया है कि जिस प्रकार बच्चे हैं खेलते हैं कभी भीतर कभी बाहर, उसकी कविता से कल्पना की गई है, कविता की तुलना की गई। देखिए अब इसमें कवि कहता है कविता में किसी बहाने की जरूरत नहीं होती, वह तो बच्चों के खेल की तरह है, बच्चों के खेल की तरह से उस कविता को माना है जो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है, कहीं पर भी कविता लिखी जा सकती है। बच्चे अपने खेल में मगन होकर भीतर बाहर की परवाह नहीं करते, वह इस घर से उस घर में हर घर में अपने खेल का स्थान ढूंढ लेते हैं। इसी प्रकार जो कवि है, जो कविता बनाता है, उसको घर के बाहर या भीतर या कहीं भी स्थान ढूंढने की जगह नहीं होती, वो कहीं भी अपना स्थान अपने भावों के द्वारा वो बना लेता है। उसी प्रकार जो कविता है अतीत की भी हो सकती है, वर्तमान की भी हो सकती है और भविष्य की भी हो सकती है। छात्रों वह हर समय के भावों को व्यक्त कर सकती है। कवि के पास ऐसी पावर है, वो वर्तमान की और भूतकाल की और भविष्य काल तीनों कालों की जो कविताएं हैं वो रच सकता है। वह किसी भी बंधन में बंधती नहीं है, जो कविता है वो किसी भी बंधन में नहीं बंधी होती, वह बच्चों के खेल की तरह है, बेपरवाह है। कविता के बारे में बताया गया है जिस प्रकार बच्चे बिना किसी की परवाह किए खेलते रहते हैं, उसी प्रकार जो ये कविता है वह भी बेपरवाह है, वह बच्चे के खेल की तरह किसी एक स्थान से बंधी हुई नहीं है। छात्रों ये आपकी एक कविता थी जिसको आपने सुना। कविता के बहाने इसके 3 पद्यांश थे, 3 के ही पद्यांश की हिंदी मैंने आपको बताई। आपको जो मैं PDF में इसकी व्याख्या भेजूंगी वो और क्वेश्चन आंसर जो भेजूंगी छात्रों, आपको उसको लिखने हैं और लिखने के बाद क्या करते हो आप मेरे पास भेजना है। उम्मीद करती हूँ जो ये पाठ था कविता के बहाने आपने अच्छे से समझा और अच्छे से सुनने के लिए आपका बड़ा सा धन्यवाद। ठीक है छात्रों, अगले प्रकरण में हम फिर नई कड़ी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।